Yes, sir. थैंक यू सर। ठीक है, comfortable। यस सर। अपने बारे में कुछ बोर्ड मेंबर्स को बताएं बिना अपना नाम बताए हुए। Sir, I have done my schooling from DV Public School, and after that I have prepared for CLAT. Then I got into NLU Punjab, and I graduated in 2022. Then after that I have pursued my LLM from NLU Delhi, and after that I have qualified in JRF examination, and I enrolled in PhD in law from Faculty of Law, University of Delhi, and I really like watching movies, and sometimes I also write research papers, specifically in domain of law, because I have a great interest for law and the ideas which really unfold, and I really like appreciating them. So these are the things. LLM क्या है? Large language models। No, sir. It's yes, sir. It is also one of the acronym for large language models. This is recently came up in artificial intelligence, but Master of Law is also called sir LLM. अच्छा, Yes, sir. Both are correct. ठीक है। तो आप चूंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं, आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मेरे जैसे इंसान अगर मान लीजिए मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, जी सर। तो आप मुझे क्या सलाह देंगे कि मुझे किस कोर्ट के पास जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास? सर, अगर हमारा फंडामेंटल राइट अगर हनन हो जा रहा है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, और डिपेंड, अगर हम चाहें तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो रिट के इन्फोर्समेंट के लिए 32 में भी जा सकते हैं। 32 में भी प्रावधान है और 226 में भी प्रावधान है। और सर, अगर आप अलाउ करें तो एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, और ये उसी में डिक्टम आया था कि अगर बार नहीं होता, आपके पास पैरेलल जुरिस्डिक्शन है 32 में भी और 226 में भी, दो द आर्टिकल 32 is specifically restricted to fundamental rights, but if you want to get enforced the statutory rights, then you can proceed to 226 because it has a broader ambit. Then so these are the things. नहीं, मैं फिर से रीइटरेट करता हूँ जी इस सर। सवाल को दूसरे शब्दों में। सॉरी सर। कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है सर। मुझे इतनी लॉ की समझ भी नहीं है जितनी आपको है। जी सर। और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा केस सुना ही जाए, उस कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ना हो कि मुझे वो मना कर सके। तो आप मुझे क्या सलाह देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की या हाई कोर्ट के पास जाने सर, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो सर ये कोर्ट पे डिस्क्रिशन कभी नहीं होता। दे आर द गार्जियन ऑफ द सिटीजन, एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एट एनी कॉस्ट, एंड इट इज़ आवर लीगल मैंडेट टू गेट आवर राइट्स इन्फोर्स्ड बिफोर द फोरम, बिकॉज दैट इज़ द जुडिशरी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। तो वहाँ पे सर हमें जाना चाहिए और उन्हें सुनना होगा। फंडामेंटल राइट के ब्रीच का कोई माफ़ी नहीं है सर, वो उनको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। और सर, जो भी हैं, सिटीज़न वायलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वायलेट करती है, क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी वायलेट करती है, उनको इन्फोर्स करना है। उन पे ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको मैंडेट करती है कि आपकी ड्यूटी है और आपको ये फॉलो करना है सर, तो वो सुनना पड़ेगा उनको। ठीक है। आर्टिकल 19 और 21 के अलावा कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट आपको लगता है जी सर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आउट ऑफ इन दोनों को छोड़ के? 20 एंड 21 छोड़ के, 19 और 21 सॉरी सर, 19 एंड 21 छोड़ के, सर 22 बहुत इम्पोर्टेंट है सर। क्या है 22? सर आर्टिकल, हाँ सर, 22 में सर 7 क्लॉजेज हैं, 1 to 4, उसमें भी स्प्लिट है 1 to 4 एंड देन 4 to 7। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, 1 to 3 एंड 4 to 7। ठीक है। सर, जब हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो रहा है आर्टिकल 21 में, तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात करता है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है और डिलिनिएशन है, वो 22 के क्लॉज 1 to 3 में दिया है कि अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं तो हमारे पास लीगल एडवोकेट्स, प्रैक्टिशनर को हमारे पास लीगल राइट है कि हमें उनसे एडवाइस लेना है, कंसल्ट करना है कि इन्वेस्टिगेशन सही जाए, और बाद में जाके बाद में एंड में आउटकम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपहोल्ड करना है। तो वो आर्टिकल 21 और सर 21 एंड 22 का वो क्लियर लिंक है कि 21 और 22, लेकिन सर ये ओवरराइड हो जाता है क्लॉज 4 to क्लॉज 7 में। तो ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया क्लॉज 1। So आर्टिकल 22 सर, 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। Yes. नेशनल इमरजेंसी होती है, जी सर। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको जिन पे
गवर्नमेंट कर्ब नहीं कर सकती? मतलब गवर्नमेंट को अच्छा ओके सर सर कैन आई टेक फ्यू सेकेंड सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई वुड लाइक टू टेक अ गेस बिकॉज इट हैज बीन टाइम Please take a guess. नॉट श्योर सर आई एम सो सॉरी सर Anyways, sir. चूंकि आपकी डीएवी स्कूल से स्कूलिंग हुई है जी सर। तो डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सर। इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है क्या? जी सर जहाँ तक मुझे सर याद आ रहा है 1886 में लाहौर में ये बना था डीएवी स्कूल। महर्षि दयानंद सरस्वती इसको फाउंड किए थे और इसमें और भी फाउंडिंग मेंबर्स थे, लाला लाजपत राय भी थे सर, इतना पता है। चूंकि आपने जेआरएफ भी कर रखा है तो और इनरोल हो चुके हैं रिसर्च के जी लिए। सर हाँ क्या है टाइटल? सर रोल एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और क्रिटिकल स्टडी। तो फिर आप सिविल सर्विसेज में भी आना चाह रहे हैं, उधर आप जेआरएफ करने का मतलब पीएचडी करने का मतलब कि आप टीचिंग में भी जाना चाहते हैं? सर इसमें मेरा एक ये मत है तो मतलब एक फिर आपका कहीं एक जगह फोकस नहीं है, कई चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं एक ही साथ एक ही समय? नहीं सर, मतलब सॉरी सर, आई वुड हम्बली डिसएग्री। आई वुड लाइक टू से कि सर मेरा इंटरेस्ट लॉ में, बैचलर्स में जाने के बाद इंटरेस्ट लॉ में आ गया था। उसके बाद फिर लगा कि थोड़ा और करना चाहिए, क्या कुछ और सीखते हैं लॉ में, फिर एलएलएम किए। तो सर एलएलएम में इट वाज एन इनलाइटनिंग मोमेंट फॉर मी कि क्रिटिकल थिंकिंग सीखने को मिल गया कि अच्छा इसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे क्रिटिक करते हैं, क्या लॉजिक होता है, जो मैं बैचलर्स तक नहीं सीख पाया था, एलएलएम में सीखने को मिला। सो मेरे एक प्रोफेसर ने बोला कि पीएचडी करो, क्रिटिकल थिंकिंग और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। सो इंटरेस्ट भी था सर लॉ में, तो वहाँ पे फिर पीएचडी परसू कर ली। हायर एजुकेशन करना था, मेरा मन भी था काफ़ी, लेकिन मेरा ये भी था कि ये जो लॉ हम एकेडमिक डेप्थ जो ले रहे हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेथ में भी लाना है। मेरा शुरू से मन था सिविल सर्विसेज में आने का, इसलिए मैं परसू कर रहा था पीएचडी और उसी में फिर साथ में तैयारी भी कर रहा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और जो लॉ सीखा गया है, जो प्रोसीजर या जो भी चीज़ सिखाया गया है मेरे प्रोफेसर्स के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, उसको हम यूज़ कर पाएँ ग्राउंड रियलिटी में। जो लॉ के इश्यूज हो रहे हैं, मुद्दे हो रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर कोई लॉ का अच्छा अगर स्टूडेंट है, अगर वो कुछ लॉ सीखा है और उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लाके अच्छे से यूज़ कर सकता है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाए। क्योंकि सर सब कुछ अगर यहाँ से अगर एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होता है, पुलिस रिपोर्ट से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, चार्जशीट से लेके, सर मतलब आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग कि सर एक रिसर्च पेपर था जिसमें बोला गया था कि 70% प्रॉब्लम्स हम बिगनिंग में उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बिगनिंग में ही दिक्कतें आती हैं। चार्जशीट क्या हुआ, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या हुआ, फिर वहाँ पे क्या दिक्कतें हुई, फिर वो ऐसे करके मतलब बिगनिंग में अगर हम उसको सही सॉल्व कर दें तो फिर वो एंड रिजल्ट बड़ा जल्दी अच्छे से आ सकता है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट था कि लॉ में जाना है और लॉ में परसू करते हुए, लॉ का ज्ञान लेते हुए ग्राउंड रियलिटी में बिहार में आके अच्छे से उसका यूज़ करना है सर। आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो पीएचडी आप कर रहे हैं लॉ में, जी सर। और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को क्यों बोलेंगे? किसी भी विषय में पीएचडी करिए फिर उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलते हैं? फिलोसफी सब्जेक्ट में तो आप कर नहीं रहे हैं। जी सर। क्या है इसके पीछे का कारण? सर ये हम अपने पीएचडी टॉपिक से आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। सर मेरा जैसे टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें एक जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेस्ट है जो अभी तक सॉल्व नहीं होता है। पर सर कोई भी लॉ जो ड्राफ्ट होता है, इनैक्टमेंट होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, सबसे पहले उसका ग्राउंड वर्क फिलोसफी को यूज़ किया जाता है कि क्या ये सही है कि नहीं है ऑन ग्राउंड रियलिटी। तो सर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें मेरा जो पहला चैप्टर था वो प्रिंसिपल क्रिमिनलाइजेशन का बात करता है। जो जस्ट क्रिमिनलाइजेशन है, जब दिक्कतें तब पैदा होती हैं जब ओवर क्रिमिनलाइजेशन होता है या अंडर क्रिमिनलाइजेशन होता है। ओवर क्रिमिनलाइजेशन मतलब कि हद से ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर देना, वो भी गलत है। अंडर क्रिमिनलाइजेशन की जितना प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देना था आप नहीं दे पाए, तो वो भी गलत है। तो एक जस्ट और प्रिंसिपल क्रिमिनलाइजेशन है जो हमें यूज़ करना है, वो बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक कार्डिनल फिलॉसफी है सर, जो मेरे पीएचडी का एक बेसिक, एक तरीके से कहें कि सर बेसिक
स्ट्रक्चर है मेरे नहीं डॉक्टर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलते हैं इसको। पीएचडी आप लॉ में कर रहे हैं जी या सर। किसी भी विषय में करिए, लेकिन जो डिग्री दी जाती है उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्यों बोलते हैं, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे। सर इस पे डॉक्टरेट का उपाधि मिलता है शायद, इसलिए बाकी नहीं। चलिए आप इसको एक बार देख बाकी- लीजिएगा। एलएलएम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉ। आप श्योर हैं इस सर एक लैटिन मैक्सिम है, क्या है? लेक्स, नहीं सर नहीं याद है। आप एक बार देख लेंगे। ठीक है सर। आपने वाचिंग मूवी लिखा है अपने हॉबी में। जी सर। मूवी को क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है? करती है सर। सर हमारे कोई पास एक्ट है इसके लिए? जी सर, हमारे कौन पास सा act- टाइटल क्या है उस एक्ट का? सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 सर। अच्छा अच्छा। जी सर। और रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट भी आया है क्या? सर जजमेंट का नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ रिसेंटली कुछ दिन पहले जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, वो ओपन कैटेगरी में अगर वो मेरिट में अगर आते भी हैं, उस कट ऑफ मीट भी करते हैं, तो ओपन कैटेगरी में उनको नहीं दिया जाएगा जगह। वो अपने रिजर्व कैटेगरी से ही अपना कैंडिडेचर अपना मतलब एफर्म करेंगे और उससे ही आगे जाके रिक्रूटमेंट लेंगे। ऐसा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कब आया था? सर 2000 ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 कौन सा अमेंडमेंट किया गया इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में? सर 103rd। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? सर इसमें एक सेकंड सर 2 सेकंड। हाँ करिए। सर इसमें दो आर्टिकल जोड़ा गया है। कौन कौन? सर आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। तो 15 किस चीज़ से रिलेटेड है? सर ये प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आप इसको एक बार देख जी लेंगे। सर ओके। और जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, दोनों में कोई मूल अंतर है या दोनों का आधार एक ही है? सर उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की गई है ओबीसी में। अच्छा। इसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की गई है ईडब्ल्यूएस में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आप लॉ बैकग्राउंड है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन दोनों में अंतर एक मतलब लेमैन को समझाना है, उसको नहीं पता है। ठीक है सर। सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना आप अरेस्ट कर सकती है जाके। और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट ज़रूरी होता है, वहाँ पे वारंट दिखाना पड़ता है। ठीक है सर। बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड मैं देख पा रहा हूँ जी सर, थैंक यू सर। और आपकी उपयोगिता जी सर। जुडिशियल सर्विस में जी सर। में ज़्यादा उपयोग लगता है। जी सर। आपकी इच्छा जो भी हो, लेकिन जिस तरह का आपने किया है, तो मुझे मानना है कि एज ए जज, एज ए लॉयर, आप समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिस तरह का आपने सवालों का जवाब दिया, उससे एक हमको फीलिंग ऐसा होता है। क्या आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन भी लिख रहे हैं, लिखने की इच्छा रखते हैं, तो इसी में आना चाहते हैं? सर मैंने लाइफ में एक ही एग्ज़ाम लिखा है, ये बीपीसी का अभी तक, और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाने का मन था। क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका नॉलेज है, आप जिस एग्जाम को लिखोगे, हमको लगता है कि रिटर्न में तो आप डेफिनेटली यू विल मेक अ मार्क। लॉ से जहाँ लिखोगे, लॉ का आपका बहुत अच्छा है और बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ आपको पता है। थोड़ा ब्रशअप करोगे तो और ये डेवलप कर जाएगा। जी सर। लोग उतने आपके आर्टिकल्स को, आपके इसको जज नहीं कर पाएंगे। जी सर। आपने जो इतना डिटेल में गए तो ठीक है, लेकिन वो आपकी में एक क्वालिफिकेशन है। जी सर, थैंक यू सर। एक चीज जो मैं आप जैसे लोगों से, हम जैसे लोग उम्मीद करेंगे जी सर। कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पुलिस सर्विस में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग आके खप के चले जाते हैं। हाँ। लेकिन आप हमको ये बताएं कि डेमोक्रेसी के कौन 4 पिलर हैं जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड मीडिया। अब आप एक एक के विषय में आज जो उनका स्टेटस है, परसेप्शन है, उसके विषय में कुछ हमको बताइए।
सुजीत, आप क्या परसेप्शन आम जनता के मन में है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है और प्रेस का क्या परसेप्शन है? पब्लिक परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। जी सर, ज़रूरी है। जी सर। तो आप बताएंगे चारों विषय में। जी सर। सर अगर पहले हम लोग लेजिस्लेचर से शुरू करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर लेजिस्लेचर में। पहले जैसे आर्टिकल 21 है हमारे पास, जिसमें सिर्फ उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात की जाती थी, लेकिन बाद में जो जुडिशल स्क्रूटनी है वो लेजिस्लेचर पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो लेजिस्लेचर अब तरीके से अच्छे से लॉ बना रहा है। वो ड्राफ्ट बनाने के समय ये सोचता है कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करना है। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में जाके लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो लेजिस्लेचर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसमें कुछ हेस्टी डिसीजंस भी हैं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कंप्लायंस में नहीं है। तो शायद इस पे थोड़ा अमल करना चाहिए और इसके फिलॉसफी को और अपहोल्ड करना चाहिए। ये स्टेटस है लेजिस्लेचर का सर। एग्जीक्यूटिव में हम आते हैं तो एग्जीक्यूटिव में सर दिक्कतें भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। दिक्कतों में सर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की बात भी है। जो हाई एवरी टावर पिलर पे जो है वो हाई हैंडेडनेस की बात जो की जाती है वो भी है, लेकिन अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, कुछ करप्शन के मामले भी हैं, तो कुछ ऑनेस्टी के भी लैंडमार्क लोग हैं, पर्सनालिटी हैं, उनको भी कोट किया जाता है। तो सर इसमें हाँ, और सर प्रोसीजरल लैक्सिटीज़ की भी बात है, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज़ की भी बात है सर। जैसे श्रेया सिंघल का जो जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखा है, उसमें बोला गया था कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को तो श्रेया सिंघल के जजमेंट के बारे में पता भी नहीं वो नहीं जान वो अभी भी FIR वो सेक्शन 66A पे कर रहे हैं, वो गलत है। हमें सर किसी को पानी ला रहे सर हमें सर पानी सर पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर वो है ललिता कुमारी का जजमेंट था जिसमें FIR मैंडेटरी है, पुलिस नहीं लिखती FIR, वो भी दिक्कतें हैं। तो हमें सर लीगल अवेयरनेस थोड़ा फैलाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव में फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लॉ बना देगा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब सर हम जुडिशरी पे आते हैं। जुडिशरी अब ट्रांसफॉर्मेटिव फिलॉसफी पे जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रही है, जजमेंट्स अच्छे पास कर रही है, अच्छे मतलब जो भी जो प्रिविलेज्ड सेक्शन नहीं थे, जैसे अगर हम जजमेंट कोट करें, नवतेज जौहर का जजमेंट था, LGBTQ का जजमेंट, फिर सबरीमाला का लैंडमार्क जजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट। तो जो लोग को राइट मिलना चाहिए था, जो जस्टिफाइड था, जो कस्टमरी राइट्स में उनका हनन हो रहा था, कस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कस्टम को प्रिवेलेंस मिल रहा था, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था। लेकिन जुडिशरी ने देखा और उसको सॉल्व किया। शायरा बानो का जजमेंट हो, शाह बानो का जजमेंट हो, वीमेन के राइट्स की बात की गई है, LGBT की राइट्स की बात की गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के राइट्स की बात की गई है, PIL अब हो रहा है, इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस की बात की गई है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बात किया गया है, चाहे वो अभी रिसेंट अरावली का मुद्दा हो, चाहे देहरादून का क्वायरिंग माइनिंग का केस हो, चाहे MC मेहता का केस हो। तो सर जुडिशरी अभी अच्छा कर रही है। कुछ दिक्कतें उसमें भी हैं, मना नहीं किया जा सकता है। इसमें जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, जुडिशल पेंडेंसी की दिक्कतें हैं, ये कुछ मामले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें भी काम कर रही है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिसर्च हो रहा है और बहुत सारे AI ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स भी अपलोड किए गए हैं कि जुडिशल पेंडेंसी के केसेस सॉर्ट आउट किए जाए। वैकेशन बेंच भी बैठाई जा रही है कि जुडिशल पेंडेंसी के मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। सर ये जुडिशरी के बारे में हुआ। अगर हम मीडिया पे आएँ तो मीडिया सर मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मीडिया जो इम्पार्शियल और न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए, मुद्दों को फैक्ट पे फैक्ट बात किया जाए,
वो अभी नहीं हो रहा है। मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अ डेमोक्रेसी टू सस्टेन, बिकॉज सर इससे मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन पैदा हो रहा है। लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे केओस क्रिएट हो रहा है। जी सर। यदि मीडिया ना होता, जी सर। ना कुलदीप सेंगर के मामले में जी सर। कोर्ट को अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत पड़ती। जी सर। यदि मीडिया ना होता, अरावली- अरावली का डिसीजन, मीडिया के कारण ही जुडिशियल को बस, इसीलिए थैंक यू सर एक सवाल, श्योर श्योर। आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? सर जस्ट अभी रिसेंटली 3 दिन पहले न्यूरेमबर्ग। अच्छा, और आपकी पसंदीदा मूवी, आप अगर किसी मुझे जैसे इंसान को जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, लॉ बेस्ड कौन कौन सी मूवीज आप सजेस्ट करेंगे मुझे? सर उसमें तो काफ़ी हैं। नहीं, मुझे 2-3 ही बताएं, मेरे पास सर- उतने का ही वक्त है। ठीक है सर। उसमें सर पहला मूवी है जो एकदम आपको देखना चाहिए, 12 एंग्री मैन। ब्लैक एंड वाइट मूवी है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। मतलब इट्स रियली नाइस। आई थिंक 1950s या 60s की मूवी है। आई डोंट रिकॉल द रियल डेट। हाँ लेकिन वो है, वो देखना चाहिए। फिर एक सर फिर एक और मूवी था, उसमें टॉम क्रूज हैं। ही एक्टेड एज अ हॉलीवुड जज। मूवी, मुझे हॉलीवुड पसंद भी नहीं है। मुझे बॉलीवुड की मूवी कोई बता पाए ना, लॉ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो अच्छी हो, देखने में मजा आए। सेक्शन 375 ठीक है, अक्षय खन्ना की। ओके, थैंक यू सर।